साथियों नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जतन इन होम एकेडमी में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम रीट भर्ती परीक्षा के सामाजिक विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम को डिस्कस कर रहे थे। अभी हमारी यूनिट 1 कंप्लीट हो चुकी है। यूनिट 2 का पहला बिंदु मौर्य साम्राज्य भी हम पढ़ चुके हैं। आज हम गुप्त साम्राज्य को पढ़ेंगे। गुप्त साम्राज्य के पाठ्यक्रम के अंतर्गत सर्वप्रथम हम राजनीतिक इतिहास पढ़ेंगे। इन गुप्तों का राजनीतिक जो शासनकाल है वो 275 से 550 ईसा माना गया है। गुप्त और मौर्यों के बीच में मौर्योत्तर काल माना जाता है और इसमें कुछ देशी और कुछ विदेशी जातियों ने भारत पर राज किया था। हिंद यूनानी, शक पार्थियन, कुषाण, सातवाहन आदि जातियां इस मौर्योत्तर काल में भारत में विभाजित भागों के ऊपर शासन कर रही थी। तो गुप्त साम्राज्य में हम सर्वप्रथम देखेंगे कि यह गुप्त काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल और हिंदुत्व का स्वर्ण काल माना जाता है, क्योंकि इस समय वैष्णव धर्म का पुनरुत्थान देखा जाता है। गुप्तों की जाति को लेकर विद्वान एक मत नहीं है, लेकिन हम अंतिम रूप से ऐसा मानते हैं कि गुप्त अधिकांशतया वैश्य धर्म को मानने वाले थे। सबसे पहले शासक को अगर देखें तो श्री गुप्त साम्राज्य के संस्थापक के रूप में मान्यता प्राप्त है। समुद्रगुप्त ने भी स्वयं को प्रयाग प्रशस्ति में श्री गुप्त का प्रपौत्र कहा है। प्रभावती गुप्ता जो हम पढ़ेंगे आगे, प्रभावती गुप्ता के ऊना ताम्रपत्र अभिलेख में श्री गुप्त का उल्लेख गुप्त वंश के आदि राज के रूप में किया गया है। श्री गुप्त के बाद में घटोत्कच गुप्त शासक हुआ और घटोत्कच ने महाराज की उपाधि धारण की थी। सबसे महत्वपूर्ण शासक की बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम, जिसने 319 से 335 ईस्वी तक शासन किया था, यह गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। लिच्छवी वंश की कुमार देवी से इन्होंने विवाह किया था। लिच्छवी वंश की कुमार देवी से विवाह करने के पश्चात इन्होंने कुमार देवी की आकृति के सिक्के प्रचलित किए, जिन्हें हम राजा रानी प्रकार के सिक्के भी कहते हैं। इनके सिक्कों पर लिच्छवी का अंकन भी मिलता है। इसके अलावा अपने शासन पर बैठने के वर्ष में इन्होंने एक संवत चलाया जो कि गुप्त संवत कहलाता है। कालांतर में समुद्रगुप्त ने भी लिच्छवी दोहित्र की उपाधि धारण की थी। इसी से हमें चंद्रगुप्त प्रथम और लिच्छवियों के बीच में वैवाहिक संबंधों की पुष्टि हो जाती है। संवत की अगर बात आई है तो यहाँ पर शक संवत भी महत्वपूर्ण है, जो कि 78 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था, और दूसरा विक्रम संवत भी महत्वपूर्ण है, जिसे 57 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया गया था। जहां एक और भारत सरकार के द्वारा शक संवत को मान्यता प्रदान की गई है, वहीं दूसरी ओर हमारी भारतीय संस्कृति में पंचांगों का आधार विक्रम संवत को माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने ही भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम चलाए थे, और जैसा कि हमने बताया कि यह वास्तविक संस्थापक के रूप में स्थापित हैं। अगला महत्वपूर्ण शासक है समुद्रगुप्त, जिन्होंने 335 से 380 ईस्वी तक राज किया था, और इनका आदर्श था दिग्विजय और एकीकरण। यह शासक ऐसा था जो कि साम्राज्यवाद में विश्वास करता था। इनके दरबारी और महासंधि विग्राहक महादंडनायक हरिशेन ने समुद्रगुप्त की सैनिक सफलताओं का विवरण इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख में किया है। यह इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख वही अभिलेख है जो कि अशोक के द्वारा कौशाम्बी में लिखवाया गया था। मौर्य साम्राज्य के समय में भी हमने इस अभिलेख की चर्चा विस्तार से की थी। यह अभिलेख चंपू शैली में लिखा गया है। दोस्तों, चंपू शैली का मतलब है गद्य और पद्य का मिश्रण। हरिशेन समुद्रगुप्त का संधि विग्राहक और महादंडनायक था। यह अभिलेख उसी स्तंभ पर उत्कीर्णित है जिस पर अशोक का अभिलेख लिखा गया था। यह हमने डिस्कस कर लिया है। इस प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के अनुसार समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ यज्ञ किया था और इन्होंने अश्वमेघ पराक्रम की उपाधि धारण की थी। इन्होंने धरणीबंध अर्थात पूरी पृथ्वी को एक साथ बांधने का लक्ष्य धारण किया था। समुद्रगुप्त की अगर विजयों की बात करें तो इनके द्वारा जीते गए क्षेत्रों को हम 5 भागों में आसानी से बांटकर उनके द्वारा अपनाई गई नीतियों को समझ सकते हैं। सबसे पहला जो समूह है वह है गंगा यमुना का दोआब। इस गंगा यमुना के दोआब के जो राज्य थे उनके खिलाफ समुद्रगुप्त ने राज
प्रसभोद्धरण की नीति अपनाई, अर्थात इनको अपने साम्राज्य में मिला लिया। दूसरे जो वर्ग के राज्य हैं वो है पूर्वी हिमाचल के राज्य, जैसे समतट, दवाक, कामरूप, कृतपुर और नेपाल। इन राज्यों के विरुद्ध उन्होंने सर्वदानाज्ञाकरण प्राणायाम की नीति अपनाई। तीसरा जो वर्ग है वो है पूर्वी विंध्य क्षेत्र के आठविक राज्य। इन राज्यों को उन्होंने अपना दास बनाकर अपना लिया। चौथा वर्ग है पूर्वी दक्कन और दक्षिण भारत के राज्य। इन राज्यों के खिलाफ समुद्रगुप्त ने ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई, जिसके अंतर्गत शत्रु पर अधिकार किया, फिर उसको मुक्त किया और उसका राज्य लौटाकर उसे अनुग्रहित कर दिया। इसके पश्चात पांचवा जो वर्ग है वो है शक और कुषाण राज्य। इनके खिलाफ इन्होंने आत्मनिवेदन, कन्योपायन, गुरुत्मकंदित, स्वविषय भुक्ति और शासन याचना की नीति अपनाई। पूछा भी जाता है कि समुद्रगुप्त ने विदेशी राज्यों के विरुद्ध कौन सी नीति अपनाई, तो यह महत्वपूर्ण है कि वे आत्मनिवेदन अर्थात उनके सामने, समुद्रगुप्त के सामने ये विदेशी राज्य निवेदन करेंगे, कन्योपायन अर्थात अपनी बेटी या बहन देंगे विवाह के रूप में, और तीसरा है गुरुत्मकंदित अर्थात दंडवत प्रणाम करेंगे और अपने राज्य, अपने विषय भुक्ति, प्रशासन की याचना की नीति उनसे निवेदित करेंगे। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है कि इलाहाबाद प्रशस्ति में यह कहा गया है कि वह अर्थात समुद्रगुप्त कभी भी युद्ध में नहीं हारा, उसे 100 युद्धों का विजेता कहा गया है। शक्तिशाली नौसेना भी गुप्तों के समय में समुद्रगुप्त ने स्थापित की और इसी के कारण वह विदेशों से संबंध सुदृढ़ कर सका। अश्वमेध पराक्रम सिक्कों पर लिखा हुआ मिलता है, यह बात हम डिस्कस कर चुके हैं। समुद्रगुप्त ललित कलाओं में निपुण था, उसे कविराज कहा गया है, और संगीत में निपुणता का हमें साक्ष्य एक सिक्के पर मिलता है जिसमें समुद्रगुप्त एक वीणा बजाता हुआ प्रतीत होता है। इन्हें विष्णु का भक्त भी माना जाता है। विंसेंट आर्थर स्मिथ अर्थात V.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। काफी महत्वपूर्ण तथ्य है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि किस विदेशी विद्वान ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन माना है, तो हमारा आंसर होगा V.A. स्मिथ। अगला वैदेशिक संबंधों के रूप में हमें ये देखने को मिलता है कि श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त से गया अर्थात बिहार में एक बौद्ध विहार बनाने की अनुमति मांगी थी, और इसी के साथ हमें यहाँ से वृहत्तर भारत अर्थात भारत से भी बाहर संबंधों की झलक इसी के समय में देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो शासक है वो काफी महत्वपूर्ण है सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, चंद्रगुप्त द्वितीय उसका नाम है, और इन्होंने 380 से 412 ईस्वी तक राज किया था। इनका नाम देवराज और देवगुप्त भी मिलता है। साम्राज्य को विवाह संबंधों के माध्यम से इन्होंने बढ़ाया। नागवंश की कुबेर नागा से स्वयं विवाह किया, कदम्ब वंश की राजकुमारी से स्वयं विवाह किया, और वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह कर दिया। और कालांतर में रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु के पश्चात वाकाटक वंश पर अप्रत्यक्ष रूप से चंद्रगुप्त द्वितीय ने शासन स्थापित कर लिया, और इसी के पश्चात उसने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी भी बना ली। पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने दूसरी राजधानी किसे बनाया। इन्होंने पश्चिमी मालवा और गुजरात को भी जीता था। इनकी उपाधियों की अगर बात करें तो कुषाणों को पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, और शकों को पराजित करके शकारी की उपाधि धारण की। वैष्णव धर्म को अति श्रेय प्रदान करने के कारण इन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। चांदी के विशेष सिक्के जारी किए। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि अलग अलग शासकों ने अलग अलग शैली के सिक्के चलाए हैं, जैसे सिंहवध शैली के सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय के माने जाते हैं। चीनी यात्री फाइयान, जिन्होंने फाकाओ की पुस्तक अपने यात्रा वृतांत के रूप में लिखी है, और एक सिलोन की यात्रा भी एक पुस्तक लिखी है। सिलोन श्रीलंका का प्राचीन नाम है। ये फाइयान 399 से 411 ईस्वी के बीच में भारत आया था, और यह चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ही इसने भारत की यात्रा की थी। यही वो यात्री है जिन्होंने भारत में व्यापार के लिए कोडियों के प्रयोग की बात मानी है। इन्होंने चंडालों के बारे में विस्तृत रूप से उल्लेख किया है, और यह यात्री स्थल मार्ग से आया था किंतु समुद्र मार्ग से वापस अपने देश गया था। यह भी प्रश्न पूछा गया एक बार परीक्षा में
कि समुद्रगुप्त स्थल मार्ग से आया किंतु किस मार्ग से वापस गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बात करें तो इनके दरबार में 9 विद्वान नवरत्नों के रूप में शामिल थे, जैसे कालिदास, दूसरे हैं धन्वंतरी जो कि भारतीय आयुर्वेद के पिता हैं, तीसरे हैं अमर सिंह और चौथे हैं वराहमिहिर। बाकी विद्वानों के नाम भी हैं लेकिन वो इतने महत्वपूर्ण नहीं है अपने परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो ये 4 विद्वानों को हम याद रखेंगे। अमर सिंह ने अमरकोश लिखा है और वराहमिहिर फलित ज्योतिष के प्रणेता हैं। फलित ज्योतिष की सबसे पहले इन्होंने ही अवधारणा स्थापित की थी। कुंतल नरेश के दरबार में चंद्रगुप्त द्वितीय ने कालिदास को राजदूत बनाकर भेजा था। इन तथ्यों के पश्चात हम कुमारगुप्त को पढ़ेंगे जिसकी उपाधि हमें महेंद्रादित्य भी देखने को मिलती है। इन्होंने 414 से 455 ईस्वी तक गुप्त शासक के रूप में राज किया और यही वो शासक है जिन्होंने सबसे ज्यादा लंबे समय तक राज किया है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक के रूप में कुमारगुप्त याद किए जाते हैं। इस विश्वविद्यालय की संरचना की अगर बात करें तो इसका पुस्तकालय धर्म यज्ञ कहलाता है। इस पुस्तकालय के 3 भाग थे, रत्नसागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक। कालांतर में गुप्तोत्तर काल में हर्ष के समय एक और चीनी यात्री आता है, हेनसांग, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन हेनसांग के समय में नालंदा विश्वविद्यालय का जो प्रधानाचार्य था, महत्वपूर्ण आचार्य था, वो था शीलभद्र। नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध में एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि इसको कालांतर में लगभग 1199 ईस्वी में मोहम्मद गोरी का जो सेनापति था कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है कि कुमारगुप्त की 623 मुद्राएं बयाना मृदभांड से मिली है। बयाना अर्थात यह भरतपुर में स्थित है और यही बयाना मृदभांड से अर्थात बयाना में जो कलानिधि मिली है, मुद्राओं का जो ढेर मिला है, यहां से सर्वाधिक गुप्त शासकों की मुद्राएं हमें प्राप्त हुई हैं। हेनसांग ने कुमारगुप्त का नाम शक्रादित्य बताया है। कुमारगुप्त ने ही सबसे पहले गरुड़ के स्थान पर मयूर को इनके ज्यादातर स्थानों पर अंकित करवाया, जैसे मुद्राएं हुई, ध्वज हुए इत्यादि जगहों पर। इसके मयूर शैली के सिक्के सर्वाधिक रूप से प्रचलित हैं। अगला महत्वपूर्ण शासक है स्कंदगुप्त, जिन्होंने 455 से 467 ईस्वी तक राज किया। महत्वपूर्ण हमें कुछ ही शासकों के याद रखने हैं शासनकाल को, अन्य शासकों के टाइम पीरियड को हमें याद नहीं रखना। अनावश्यक आप तथ्यों के फेर में ना उलझें। जो भर्ती परीक्षा के महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो हम आपको मानक पुस्तकों की सहायता से उपलब्ध करा रहे हैं, तो कृपया आप इन पे विश्वास करें। तो आइए, जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार स्कंदगुप्त ने मौर्यों के द्वारा निर्मित गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया, सौराष्ट्र के गवर्नर पर्णदत्त के द्वारा। पर्णदत्त ने यह काम अपने पुत्र चक्रपालित को सौंप दिया था और तत्पश्चात इसका पूरा काम करवाया गया। हूणों को स्कंदगुप्त ने पराजित किया और ये हूण मलेच्छ के रूप में प्रचलित थे, मलेच्छ के रूप में जाने जाते थे। हूणों का जो एक महत्वपूर्ण शासक है वो है तोरमाण। स्वर्ण मुद्राओं पर हमें क्रमादित्य उपाधि मिलती है स्कंदगुप्त की। वृषभ शैली के इन्होंने सिक्के जारी किए थे। भीतरी अभिलेख इनका महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार समुद्रगुप्त के विषय में प्रयाग प्रशस्ति महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार स्कंदगुप्त के विषय में भीतरी अभिलेख महत्वपूर्ण है। इन्होंने चीन में अपना एक राजदूत भी भेजा था, तो यहाँ पर भी हमें वैदेशिक संबंधों की झलक देखने को मिलती है। गुप्त वंश का अंतिम शासक अगर देखा जाए तो वो है विष्णुगुप्त। इसी के साथ गुप्त साम्राज्य जो इतने विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था, उसके पतन के कारणों में देखें तो प्रशासनिक अकुशलता, कमजोर उत्तराधिकारी, गतिहीन अर्थव्यवस्था, इसके अतिरिक्त संघात्मक व्यवस्था अर्थात सामंतीय व्यवस्था का जो प्रारंभ गुप्तों ने किया, वह भी गुप्त साम्राज्य की जड़ें खोखली करने में सिद्ध साबित हुई थी। इसके अतिरिक्त यह भी माना जाता है कि बाह्य आक्रमणकारियों ने भी इस साम्राज्य को पतन की ओर बढ़ाया। बौद्ध धर्म का प्रभाव भी इसके पतन के कारणों में कुछ विद्वान मानते हैं। गुप्त साम्राज्य की राजनीति पढ़ने के पश्चात हम अगले वीडियो में गुप्त प्रशासन और गुप्तों का भारतीय संस्कृति में योगदान पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी साथियों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।